हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया क्लास 12 में स्वतंत्र भारत में राजनीति, और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। देखो, अभी तक हम जान चुके हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, पहले पार्टीशन हुआ, उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे भारत और पाकिस्तान जो है वे दो डोमिनियन जो है वह अस्तित्व में आते हैं। विस्थापन, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस, शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों की समस्या, प्रिंसली स्टेट का। और जब इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज था कि कैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। और शुरुआत के जो 3 चुनाव थे, आम चुनाव थे, उसमें हमने जाना कि कैसे एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहा, एरा रहा, और वह था कांग्रेस। आज हम बात करेंगे कि ठीक है, पार्टी डोमिनेंस हो गया, सारी बातें हो गई, हमने राष्ट्र निर्माण में मुख्य चुनौतियों की बात कर ली। सेकंड, हमने एक दल के प्रभुत्व के दौर में देखा कि कांग्रेस का वर्चस्व इसलिए था क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम को बेसिकली जो विरासत है उसे वह मिली थी। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे लोकप्रिय, जो करिश्माई नेता थे, करिश्माई व्यक्तित्व के जो नेता थे, वो इस पार्टी में शामिल थे। और यही एक ऐसी पार्टी थी जो सुसंगठित थी, जिसके पास प्लानिंग थी, आगे बढ़ने की प्लानिंग थी, नेता थे, विचारधारा थी। ठीक है, तो एक दल के प्रभुत्व का दौर हमने देखा। 1950 में चुनाव आयोग बना। 1951, 1950 और 51 में किस तरीके से हमने 2 बार चुनाव कराने की कोशिश की पर असफल रहे। क्या चुनौतियां थी? 15% साक्षरता थी, और ऐसे में लोगों ने कहा कि हम अनपढ़ों की एक बेहूदी नौटंकी देखेंगे मतदान के नाम पर, लेकिन सफलतापूर्वक चुनाव हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने स्वतंत्रता के बाद जब ये 2 प्रॉब्लम्स जो है वह तो ठीक हो गई, लेकिन हमें आर्थिक विकास भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ना, कि कैसे आखिर हमें आर्थिक विकास करना है, और हम उस आर्थिक विकास के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं, कौन सा डेवलपमेंट के लिए आखिर हम किस तरह की पॉलिसीज अपनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले हम देखेंगे इसमें राजनीतिक फैसले और विकास। क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ना है? राजनीतिक फैसले और विकास। विकास को लेकर क्या क्या अलग अलग विचारधाराएं थी। ठीक है, राजनीतिक फैसले और क्या क्या उसमें जो फैसले हैं वह हुए, इसकी हम बात करेंगे। राजनीतिक फैसले और विकास, और इसमें हम शुरुआत के कुछ राजनीतिक टकराव की बात करेंगे कि अलग अलग विचारधाराएं थी, उनकी नज़र में विकास की परिभाषा अलग अलग थी। तो राजनीतिक टकराव, और सेकंड जो हमें इसमें बात करना है, विकास की धारणाएं। क्या क्या विकास की धारणाएं थी? एंड लास्ट हम इसमें देखेंगे कि हमने फाइनली किसको अपना लिया? नियोजन को अपना लिया। किसको अपना लिया? हमने नियोजन, हमने प्लानिंग को अपना लिया। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा था। दूसरा हम इसमें समझेंगे अर्ली इनिशिएटिव्स क्या लिए हमने। अर्ली इनिशिएटिव्स यानी कि शुरुआती कदम हमारे क्या रहे? शुरुआती कदम क्या रहे? अब विकास की बात हो रही है, नियोजन की बात हो रही है, तो शुरुआती कदम हमारे क्या रहे कि हमने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं जो है वह लागू की। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, हमने इनको अपनाया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारे शुरुआती कदम थे। हमने नियोजन के किस मॉडल को अपनाया उसकी भी बात करेंगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे। देखो, मैं एक बार और आपको बता दूं कि हम 2023 के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, जो न्यू रिवाइज्ड एनसीईआरटी का एडिशन आया हुआ है, और इसमें पता है क्या किया गया है? इसमें केवल यहीं तक बताया हुआ है। ठीक है, आगे का जो हमने जो योजनाएं अपनाई थी,
ठीक है, योजना आयोग की बात की गई और पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन की बात पहले वाले एडिशन में की गई थी। अब वो पुराना हो गया, उसको न्यू एनसीईआरटी में छोड़ दिया। फिर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आप समझ सके कि हमने जो राजनीतिक फैसले लिए, जो हमारे नजर में, जो भारत के नजर में विकास था, डेवलपमेंट था, मॉडर्नाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये सारी चीजें जो है वह क्या थी, है ना, और इसका परिणाम क्या हुए। सो देखो, विवाद और परिणाम भी हम लास्ट में देख लेंगे। विवाद और परिणाम क्या थे, आउटकम्स क्या थे। विवादों में हमें दो विवाद देखने हैं मुख्य रूप से। विवादों में दो विवाद, एक तो कृषि बनाम उद्योग का, कि कृषि को बढ़ावा दें, कृषि बनाम उद्योग, और दूसरा था इसमें निजी बनाम सार्वजनिक। ये अब नए वाले से हटा दिया, निजी बनाम सार्वजनिक, है ना। परिणामों में हम बात करेंगे कि परिणाम ठीक ठाक रहे। बुनियाद और भूमि सुधार की यहाँ पे बात जो है वह लास्ट में की गई कि एक तो हमें बुनियाद किसकी मिली, आर्थिक विकास आगे जिस आधार पर हुआ उसके लिए एक बुनियाद तैयार हुई, और दूसरा था कि हमने जमींदारी व्यवस्था और इन सबको ठीक करने का प्रयास किया, तो भूमि सुधार। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, विवाद और परिणाम। सो देखो, शुरुआती कदम हमने क्या उठाए, शुरुआती कदम उठाए, और उसके पहले हम राजनीतिक फैसलों की बात करेंगे। ठीक है, राजनीतिक फैसलों के पहले हम देखेंगे कि आखिर देखो हुआ क्या था। ये जो एरा था जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस वक्त पूरे विश्व में अगर हम कहें तो इस्पात की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, भारी उद्योग को बढ़ावा मिल रहा था, मशीनीकरण को बढ़ावा मिल रहा था, इंडस्ट्रीज जो है वह बहुत डेवलप हो रही थी। ऐसे में क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज अगर है तब आपको क्या चाहिए, मशीनें चाहिए, मशीन के लिए आपको लोहा चाहिए, लोहे के लिए लौह अयस्क चाहिए, और हमारे देश में उड़ीसा में लौह अयस्क के बहुत भंडार थे। अब मुद्दा वहां से उठ गया कि भारत सरकार ये चाहती थी कि अब हम विकास करें और निवेश यहां पर अगर हम करेंगे, क्योंकि विश्वव्यापी मांग है इस बात की और हम इसे भुना सकते हैं, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा निवेश लेकर आएंगे, आर्थिक विकास होगा, रोजगार के अवसर आएंगे, जब यहाँ कारखाने खुलेंगे लोगों का विकास होगा, उनको आमदनी मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना था। लेकिन कुछ पर्यावरणविद ऐसा नहीं मानते थे, कुछ लोगों का मानना था कि इससे केवल विस्थापन होगा। तो अब वास्तव में एक प्रश्न ये उठ गया, देखो इस एग्जाम्पल से आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब प्रश्न इस बात का था कि आखिर ये जो डेवलपमेंट है वह है क्या। अगर हम सरकार की नजर से देखें तो डेवलपमेंट कुछ और है। ठीक है, अगर हम एनवायरमेंटलिस्ट जो है अगर हम उनकी नजर से देखें, जो पर्यावरणविद है उनकी नजर से देखें, तब विकास दूसरा है। अगर हम अर्थशास्त्रियों की नजर से देखें तो विकास की तीसरी धारणा हमें समझ में आती है। तब एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब, ग्रोथ का मतलब आखिर है क्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, सो आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या थे, अर्ली इनिशिएटिव्स हमने क्या लिए, की कंट्रोवर्सीज और मेजर आउटकम्स क्या थे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स। अच्छा, इसके पहले कुछ और बातों को हम समझते हैं। हम नियोजित विकास की राजनीति को समझे उसके पहले शुरू करते हैं इस्पात की विश्वव्यापी मांग से। इससे आप समझ पाएंगे अगर हम इस्पात की विश्वव्यापी मांग, अब ये क्यों थी, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वह हो रहा था, तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण के कारण किसकी मांग थी, इस्पात की मांग जो है वह विश्वव्यापी रूप से थी। आगे हम देखेंगे कि भारत जो है वह इस अवसर को भुनाना चाहता था। नेक्स्ट क्या है, भारत इस अवसर को भुनाना चाहता था और इस अवसर को वह तब्दील करना चाहता था आर्थिक विकास में। और भारत में ये जो संभावनाएं थी लौह इस्पात की, ये कहां पर थी, ये संभावना थी उड़ीसा में। ये संभावना कहां पर थी, उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या था, व्यापक लौह अयस्क के भंडार थे, व्यापक लौह अयस्क भंडार थे। ठीक है, अब देखना इसमें तीन नजरिए हमें समझ में आएंगे, वही तीन नजरिए जो अब तक हमने देखे।
बात सब विकास की कर रहे हैं, सबको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन सच में ये डेवलपमेंट आखिर है क्या, ये एक मुद्दे वाली बात थी, है ना। तो देखो भारत सरकार सोच रही है कि चलो इससे आर्थिक विकास होगा, तो हम यहाँ पर दृष्टिकोण देखते हैं कि विकास जो है वह आखिर है क्या। ठीक है, अब देखो दृष्टिकोण बच्चों इसमें यह था कि भारत सरकार इसे अवसर समझ रही थी। भारत सरकार ने इसमें क्या देखा, अवसर देखा। ठीक है, अब ये अवसर था पूंजी निवेश का और रोजगार का। पूंजी निवेश, पूंजी होगी, पूंजी निवेश होगा। ठीक है, वहां के लोगों को जो है वह क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना था। और अगर सरकार इस फैसले को नहीं मानती, मान लीजिए, तब पूंजी निवेश नहीं होता, आर्थिक विकास जो है वह रुक जाता। तो सरकार को यह लगा कि अगर उद्योग नहीं तो विकास नहीं। सरकार का नजरिया यहां पर क्या था कि अगर उद्योग नहीं लगाएंगे, अगर कल कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास भी नहीं होगा, तो विकास जो है वह नहीं होगा, है ना। अब देखो पूंजी निवेश रोजगार और जो विकास है, इसको इन सबको जोड़ दिया। अब लेकिन यहां पर जो पर्यावरणविद थे वो इसके अपोजिशन में थे। इन्होंने कहा कि अगर आप, पर्यावरणविदों का मानना था कि अगर आप खनन करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। आप खनन करेंगे तो उस जगह पे जहां लोग रह रहे हैं उनको हटाओगे, इससे क्या होगा, विस्थापन होगा। आप रोजगार की बात कर रहे हो, इनका तो जीवन ही छिन जाएगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं कि इन्हें रोजगार होगा, आर्थिक विकास होगा, ये कहाँ का न्याय है। देखो ये सारे दृष्टिकोण आपको जाने चाहिए कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और आज भी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या डेवलपमेंट का मतलब केवल आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास के नाम पे अगर हम आपदाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम टूरिज्म के नाम पे, आप सोचो कि हिमालय जो है बहुत ज्यादा वहां से छेड़छाड़ कर दी जाए, नॉर्दर्न माउंटेन जो आप 25 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, उसमें क्या किया जाए, बहुत ज्यादा आप डेवलपमेंट कर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा, या भूकंप और बाकी सारी चीजें बता देंगी कि यहां पे विकास आपने गलत किया। जैसे कि आप आए दिन देखते रहते हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, किस तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर जो घर है वह बनाए गए, कॉलोनियां बनाई गई, और आज आप देखते हैं भूस्खलन, है ना, कितने लोगों की जानें जाती हैं। अभी शायद छोटे बड़े पुल मिला के, सड़कें मिला के शायद 80 से 100 के बीच में संख्या थी, अभी जब बहुत ज्यादा मॉनसून की घटनाएं थी। तो ये क्या विकास है। आप अगर इस तरह के डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे तो ये बेसिकली डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ये किसको, ये आपदाओं को बुलाया जा रहा है। इसलिए यूपीएससी ऐसे में क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन पूछता है कि क्या नदियां शहर में घुस आई हैं या लोग जाके नदी में घुस गए हैं। नदी घाटी में देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ये नदियां थी, जब नदी का पानी कम हो गया तो लोगों ने यहां डेवलपमेंट कर लिया। अब जब नदी का पानी दोबारा बढ़ गया तो ये डूब गए। अब फिर ये सोचो कि यहां पर कौन किसके क्षेत्र में गया है। लोगों ने अनाधिकृत रूप से जो है वह नदी घाटी में घर बना लिए, जबरदस्ती का डेवलपमेंट कर लिया, और ऐसे में आपदाओं को न्योता दे दिया। तो यहां पर यह कहा जा रहा है एक कि अगर उद्योग नहीं तो बढ़ावा नहीं, तो विकास नहीं होगा, और पर्यावरणविद कह रहे हैं कि विस्थापन होगा, और खनन होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है कि उड़ीसा को अब किस तरह के विकास की जरूरत है। अब यहां से क्या प्रश्न उठ गया, देखो अब अगर जब हमने ये दो दृष्टिकोण देखे तब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क आ गया, उड़ीसा को कैसा विकास चाहिए, क्या केवल पर्यावरण बचाए। हम क्यों आज समावेशी विकास की बात करते हैं। आप खुद भी सोचिए कि अगर हम पर्यावरण बचाए और फिर बाकी सारी चीजें हम रहने दें, तब तो फिर हम उसी तरह उसी जमाने में जी लेंगे जिस जमाने में हम थे। कुछ बदलाव ही ना होता, ना कोई इंफ्रा डेवलप होता, ना सड़क बनती, ना बांध बनता, ना इंडस्ट्रीज बनती, ना इस तरह से डेवलपमेंट होता, ना टेक्नोलॉजीज आती, और ना आज हम इस संचार प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे होते। तो अगर हम सोचो अगर हम पर्यावरण सिर्फ बचाएं तब हम कहां जाएंगे। तब ऐसे में क्या होता है, समावेशी विकास की बात करते हैं कि जितना हो सके, ठीक है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए जो विकास है वह किया जाए। अगर वेस्टर्न घाट जो है वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, छोड़ दो, वहां मत डेवलपमेंट करो, वहां मत वाटर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से मत लगाओ। आप क्यों, जरूरत क्या है कि वहां पे बिजली बनाने की, दूसरी जगह देख लो। तब ऐसे में क्या है, यही समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। सो उड़ीसा को कैसा विकास चाहिए,
एक प्रश्न उठ गया ना, क्योंकि हमने अलग अलग नजरिए देख लिए। इसका थोड़ा सा हम आंसर निकालने की कोशिश करें। देखो इसका आंसर ये हो सकता है, अब क्या होते हैं, राजनीतिक टकराव होते हैं। हमने क्या देखा, राजनीतिक फैसले, क्वेश्चन देखा। अब राजनीतिक टकराव की हम कुछ बात कर ले कि अब देखो ये राजनीतिक टकराव का फैसला था। राजनीतिक टकराव कैसा, कुछ लोगों का मानना था कि जो सामाजिक समूह है ना, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए कि एक सामाजिक समूह को नुकसान ना हो उस विकास से। जैसे कि मान लीजिए गरीबों को केवल नुकसान हो रहा है, उनका केवल विस्थापन हो रहा है, जो पूंजीपति है उनके पास और पूंजी आती जा रही है। तो सामाजिक जो समूह है ना, सामाजिक समूहों की तुलना की जाए, सामाजिक समूहों का जो लाभ है, सामाजिक समूहों का जो हित है, इसको तौला जाए। ठीक है। दूसरा ये कहा जाता है कि आप केवल ये ना सोचें कि जो मौजूदा पीढ़ी है बस इसे ही जीना है। अपने बच्चों को अपनी विरासत में अगर कार छोड़ के जा रहे हो तो पेट्रोल तो सारा पी के जा रहे हो, क्या बचेगा। इतना ज्यादा दोहन कर लिया इस पीढ़ी ने कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप केवल हाईटेक जो कार है वह छोड़कर जाइए, बस उसके पास पेट्रोल नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसा संसाधन जिसे बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे और इतना समय किसके पास है। तो देखो, मौजूदा पीढ़ी प्लस आने वाली पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी प्लस आने वाली पीढ़ी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका एक उपाय है कि अब सभी का हित ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि आने वाली जो जनरेशन है उसका भी जो लाभ हानि है वह देखा जाए। आप इतना ना पर्यावरण को पोल्यूटेड कर दे कि आने वाली जो नस्लें उनकी पहले से जब वो पैदा हो तभी उनकी जो ऑर्गन्स है बॉडी के वह खराब हो जाए पहले ही, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की चीजें जो है, अब देखो इसका सॉल्यूशन एक क्या हो सकता था, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता था कि अर्थशास्त्री केवल एक व्यक्ति फैसला ना ले, प्लस पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री प्लस पर्यावरणविद, है ना, प्लस खनन जो विशेषज्ञ हैं, उन सभी को मिलाकर जो है वह डिसीजन है वह लिया जाए, है ना। तो इनकी एक टीम बनाई जाए, अर्थशास्त्री है, पर्यावरणविद है, खनन वाला विशेषज्ञ है, इन सभी की एक टीम बनाई जाए और ये एक तुलनात्मक रूप से एक सही फैसला ले। बट अंतिम फैसला जो है वह किसका हो, अंतिम फैसला किसका हो, राजनीतिक रूप से जो चुना गया प्रतिनिधि है उसका हो। अंतिम फैसला राजनीतिक प्रतिनिधि का हो। ठीक है, क्यों हो, क्योंकि यही जो है लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं और लोगों के लिए उत्तरदायी भी है, क्योंकि लोगों ने इनका चुनाव किया है। तो यहां पर हमें किस तरह का विकास चाहिए, इसके लिए हमने देखा। तो देखो, भारत को किस तरह के आर्थिक विकास की जरूरत है, भारत को किस तरह के आर्थिक विकास की जरूरत है, ये देखें हम। भारत को कैसा विकास चाहिए, भारत की नजर में, हमारे दृष्टिकोण में जो विकास की परिभाषा है उसमें केवल आर्थिक विकास नहीं देखते, बल्कि हम सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी याद रखते हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, है ना। सो भारत को कैसा विकास चाहिए, तो भारत की दृष्टि में आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ क्या होगा, आर्थिक समृद्धि प्लस सामाजिक न्याय प्लस सोशल जस्टिस, है ना। तो केवल आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा, बल्कि जो समृद्धि है और जो सामाजिक न्याय है इन दोनों को भी मिला ले तभी जो विकास है हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखो, यहां पर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के दो दृष्टिकोण हैं, जैसे कि आप देखते हैं लेफ्ट राइट। ये जो लेफ्ट राइट है ये क्या है, लेफ्ट विंग, राइट विंग। देखो, जो लेफ्ट विंग होगा जिसको कि वामपंथ भी कहा जाता है ना, जो राइट विंग होगा दक्षिणापंथी, वामपंथ एंड दक्षिणापंथ। देखो इसका मतलब क्या है,
वामपंथ जो देखो, ये दोनों विचारधाराएं हैं जो विकास को लेके अलग अलग नजरिया, अलग अलग दृष्टिकोण रखती है। जैसे किसी ने कहा कि गरीबों को देखो, तो किसी ने कहा नहीं नहीं, बाजार को बढ़ावा दो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दो, तभी आर्थिक विकास होगा। तो वामपंथ क्या कहता है? वामपंथ कहता है कि जो गरीब है इसको देखो, इनकी वकालत करता है, जो वंचित है उनकी वकालत करता है। ठीक है, गरीब और वंचित जो लोग हैं इनकी वकालत करेगा, ये वामपंथ होगा। और जो दक्षिणापंथ राइट विंग होगा, ये बात करेगा आर्थिक विकास की, ये बात करेगा प्रतिस्पर्धा की, ये बात करेगा बाजार की। आर्थिक विकास, ये बात करेगा प्रतिस्पर्धा की, ये बात करेगा किसकी? पूंजीवाद की, बाजारवाद की, है ना, बाजारवाद की। तो हमें फिर प्रश्न तो यही है ना कि आखिर, तो अच्छा ये देखो कि अगर दक्षिणापंथ जो है वह बाजार की बात कर रहा है, तो क्या ये दक्षिणापंथ चाहेगा कि सरकार का हस्तक्षेप हो या ना हो? तो दक्षिणापंथ जो होगा ये सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं चाहता। अलग अलग, आज भी लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग है ना, कि जो गवर्नमेंट है उसको बोलने लग जाते हैं कि निजीकरण कर दिया, सब कुछ बेच दो, जबकि वो समझ नहीं पाते हैं कि निजीकरण का मतलब क्या है और निजीकरण के क्या फायदे क्या नुकसान है, किसका निजीकरण हुआ है किसका नहीं हुआ, सारी चीज़ों को समझे बिना हम आज भी गलत मानते हैं इस चीज़ को, है ना। तो देखो बच्चों, हम देखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वह ना हो, जबकि बाजार जो है उसे प्रतिस्पर्धा के आधार पर आगे बढ़ने दिया जाए, तभी जो डेवलपमेंट है वह होगा। और यहाँ पर जो वंचित लोग हैं, जो वंचित और गरीब लोग हैं, इनकी वकालत कौन करेगा? वामपंथ करेगा। तो वामपंथ करेगा कि जो सामाजिक समूह इनकी तरफदारी करेगा और कहेगा कि ऐसी नीतियां बनाई जाए जो गरीबों को विकास पहुंचाए, जो गरीबों की सहायता करे, ये लेफ्ट विंग, ये वामपंथ होगा। जबकि दक्षिणापंथ जो है वो क्या कहेगा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पॉलिसी बनाओ लेकिन बाजार में जो हस्तक्षेप है वह अनावश्यक रूप से ना करो, ऐसा राइट विंग या दक्षिणापंथ का कहना। क्लियर हुआ इतना? तो हमने देखा विकास के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि उड़ीसा में वो संभावनाएं थी, वो आर्थिक विकास हम कर सकते थे जो कि अभी विश्व में जरूरत थी, हम उस निवेश को भुना सकते थे, हमें रोजगार मिलता। पर्यावरणविद कहते हैं हमें रोजगार नहीं चाहिए, सिर्फ विस्थापन और पॉल्यूशन बस मिलेगा। ठीक है, तब हमें ऐसे में अगर हमें विकास चाहिए तो विकास के लिए, भारत के लिए आर्थिक विकास का मतलब चूंकि सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समृद्धि करना है, और ऐसे में हम क्या करेंगे कि एक टीम बना लेंगे जिसमें अर्थशास्त्री, खनन और पर्यावरणविद होंगे। ये जो एक सही तर्क वाला डिसीजन लेंगे, बीच वाला जो रास्ता निकालेंगे, उसको फाइनल करना अंतिम रूप से जो हमारा जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है इसके हाथ में होगा। क्यों अंतिम फैसला लेगा? क्योंकि इनको लोगों के द्वारा जो चुनाव है वह किया गया है। ठीक है, लोगों ने चुना है। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, देखो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, सबसे पहले कहा जाता है विकास का मतलब आखिर है क्या? जब हम विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट, विकास किस तरह का विकास? अच्छा, ज्यादातर हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, आपको नहीं लगता कि वो सारे कॉन्सेप्ट हमने वेस्टर्न कंट्रीज के उठाए हैं? अगर हम ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वह विकसित हैं और हमें विकास चाहिए, तब हम किसे सही मानेंगे कि जो पश्चिम कर रहा है वही करो? अब वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तीव्र औद्योगिकरण कर रहे हैं। यहां पर हम कहते हैं कि विकास का जो मतलब है वह क्या है? जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं विकास का मतलब है जो वर्तमान में पश्चिमी देश है। और पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं? पश्चिमी देश कर रहे हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण। तो कहीं ना कहीं हमने विकास के इस कॉन्सेप्ट को अपना नहीं लिया कि बस हमने भी क्या किया कि चलो उड़ीसा में हम कल कारखाने लगाते हैं, विश्व की जो मांग है इस बात की उसको हम पूरा करते हैं, हमारे यहाँ निवेश आएगा। ठीक है, देखो बेसिकली जो पश्चिमी देश है इनका मॉडर्नाइजेशन को लेकर अलग ही, पश्चिमी देशों की तरह हम आधुनिक होना चाहते हैं। अब पश्चिमी देशों में देखो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? हम आधुनिक होना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक मतलब क्या? आज भी अगर आप सोसाइटी के रूप से सोशलॉजी में पढ़ेंगे तब आधुनिकता का क्या मतलब है?
आधुनिकता का मतलब क्या हम केवल कपड़ों से ले सकते हैं या हम सोच से ले सकते हैं? सो बेसिकली बच्चों, जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो देखो, जो ये मॉडर्नाइजेशन है ना, ये जुड़ा हुआ है लिबरलाइजेशन से, लिबरलिज्म से, उदारवाद से। और ये उदारवाद क्या है? उदारवाद का मतलब क्या है? नियमों में ढील दे देना, है ना। उदारवाद का मतलब क्या है? जो नियम है उसमें ढील दे देना। और दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जुड़ा हुआ है कैपिटलिज्म से, पूंजीवाद से। तो विदेशी, अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों ने मॉडर्नाइजेशन के किस कॉन्सेप्ट को अपनाया? पश्चिमी देशों ने कहा कि आधुनिकता का मतलब है लिबरलिज्म एंड आधुनिकता का मतलब है कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। तो कहीं ना कहीं हमने इन्हीं आधुनिकताओं की जो परिभाषाएं थी उसको बढ़ावा दिया। सो बेसिकली आइडिया ऑफ ग्रोथ क्या है? हमारे लिए आइडिया ऑफ ग्रोथ आर्थिक समृद्धि का विचार बेसिकली हमारे लिए क्या है? आर्थिक समृद्धि का जो विचार है ये हमारे लिए क्या है? हम इसमें देखेंगे कि हम आर्थिक समृद्धि या जो ग्रोथ का विचार हमने माना, ये हमने माना बेसिकली क्या क्या? दो हमने माना। एक तो भौतिक प्रगति होनी चाहिए, भौतिक प्रगति, अगर प्रगति है तो वह दिखनी चाहिए, है ना। भौतिक प्रगति, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें डेवलप कर लो। और दूसरा क्या है? वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि। सो बेसिकली आर्थिक समृद्धि का आधार क्या है? आधुनिक देशों में भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, और हमने भी आर्थिक समृद्धि के लिए इसी आइडिया को चूज करा, ठीक है। अच्छा देखो, आज़ादी के समय ना दो मॉडल हुआ करते थे जो हम अपना सकते थे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, है ना। तो आर्थिक समृद्धि के लिए दो मॉडल थे। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास हेतु मॉडल, ये दो मॉडल क्या थे उस वक्त हमारे सामने? एक ऐसा मॉडल था जो कि यूएस अपना रहा था, अमेरिका अपना रहा था। दूसरा ऐसा मॉडल था जो कि सोवियत संघ यूएसएसआर अपना रहा था, ठीक है। हम किस तरफ झुके, हम इसे देखेंगे। सो देखो बच्चों, आजादी के समय ये जो दो मॉडल थे, एक यूरोप और जो यूएसए है वह अपना रहा था, जिसे लिबरल और कैपिटलिस्ट कहा गया, जिसे लिबरल एंड कैपिटलिस्ट कहा, ठीक है। पूंजीवादी विचार, कौन सा विचार था? पूंजीवादी। और ये जो पूंजीवादी विचार था, ये किस चीज को बढ़ावा देता था? ये बढ़ावा देता था प्रतिस्पर्धा को, खुली प्रतिस्पर्धा को बेसिकली, है ना। और साथ साथ में ये सरकार का जो हस्तक्षेप है उसको कम चाहता था, सरकार का जो हस्तक्षेप है वह कम हो। साथ ही साथ देखो, ये जो विचारधारा है इसमें ये माना गया था कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, संसाधनों पर निजी अधिकार हो, पूंजीपतियों का अधिकार हो, वो इसका दोहन करें, है ना। तो संसाधनों पर निजी अधिकार की जो बात है यहां पर की जाती थी। अब आगे देखो कि यूएसएसआर ने जिस मॉडल को अपनाया उसे समाजवाद या फिर उसे सोशलिस्ट मॉडल कहा गया। कौन सा मॉडल? समाजवाद। समाजवाद का मॉडल ये मानता था कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है ना, इस रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट जो है इसको देखे और सही तरीके से बंटवारा करे, वितरण करे। अब देखो, इंडिया जो है वह डीपली इंप्रेस्ड किससे था? सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे। तो भारत किससे प्रभावित था? भारत प्रभावित था सोशलिस्ट से, भारत इससे प्रभावित था, ठीक है, कि ना केवल निजी अधिकार हो बल्कि गवर्नमेंट का भी रिसोर्सेज पर अधिकार हो। लेकिन हमने एक तीसरे ही मॉडल को बढ़ावा दिया जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी था, और हमने इन दोनों के जो तत्व है वह आपस में रखे। तो आर्थिक विकास के लिए हमारे पास दैट टाइम जो है विश्व में दो मॉडल हुआ करते थे, ठीक है। और फाइनली फिर यही माना गया जब हमने ये देखा कि प्लान डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हैं वह किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो जो कुछ लोग ऐसे थे जो कि पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, क्योंकि वो चाहते थे कि विकास तभी होगा जब पूंजीवादी विचारधारा को हम अपनाएंगे, जब हम उदारवाद करेंगे, नियमों में ढील देंगे, जब हम ज्यादा औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, है ना। तो इस तरीके से
वहीं कुछ दूसरे लोगों का मानना था कि नहीं, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए, संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो, वह इसका वितरण करे ताकि जो वंचित और समाज का ऐसा वर्ग है जिस तक लाभ नहीं पहुंच रहा है उसका भी विकास हो सके। तो ज्यादातर तो हम इससे प्रभावित थे, ठीक है, ज्यादातर हम किससे प्रभावित थे? समाजवादी मॉडल जो है इससे प्रभावित थे। अब देखो आगे हम देखेंगे कि औद्योगिकरण को उचित तो लोग मानते थे, ये भी चाहते थे कि देखो कृषि का विकास किया जाए, गांव का विकास किया जाए, बिकॉज ऑफ भारत जो है वह गांव का देश है। आप मुझे बता सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ था 1951-61 के अकॉर्डिंगली हम देखें कितने गांव थे। तो अगर भारत गांव का देश है और हम अगर ग्रामीण विकास नहीं करेंगे तब जो डेवलपमेंट है वह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अंततः सबने यही माना कि गरीबी मिटाना और आर्थिक विकास, इसका जो दारोमदार है, इसकी जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह गवर्नमेंट पर होगी। आर्थिक विकास, अंत में यह माना गया कि आर्थिक विकास व गरीबी मिटाने की जिम्मेदारी, समानता स्थापित करने की जिम्मेदारी, कल्याण की जिम्मेदारी, गरीबी मिटाने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी? सरकार की तय की जाएगी। अंतिम जिम्मेदारी सरकार की हो, ऐसा सभी का मानना था। आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे और अब हम बात करेंगे आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है। विकास की धारणाएं, पॉलिटिक्स की बात हो गई, आर्थिक समृद्धि हो गई। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि आखिर किस तरीके से हमने जो न्यूटन का विचार है उसको अपनाया। क्लियर? आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो लास्ट हमने देखा कि हम किससे प्रभावित थे? यूएसएसआर से प्रभावित थे। और क्यों थे वो भी समझते हैं। हमने न्यूटन के लिए हमने यूएसएसआर के मॉडल को आखिर क्यों अपनाया? उस वक्त दो मॉडल चर्चा में थे, लेकिन देखो हुआ क्या, जो यूएसएसआर था, जिसे कि सोवियत संघ या यूएसएसआर था, तो सोवियत संघ में क्या अपनाया गया था? समाजवादी विचारधारा को, सोशलिस्ट जो विचारधारा है इसको अपनाया गया था आर्थिक विकास के लिए, है ना। तो जहां ये विचारधारा जो है ये आगे जाकर देश का विकास करती है, आर्थिक समृद्धि होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ। और वहीं इसी दौर की अगर हम बात करें 1940-50 की, तो आप देखो ये तो यूएसएसआर की बात थी। 1940, 1940 और 1950 का ये जो एरा था, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थे, स्पेशली यूरोप और यूएसए के, है ना। सो यहाँ पर जिन देशों ने पूंजीवादी विचारधारा अपनाई थी, जैसे कि यूएसए एंड यूरोप के कुछ कंट्रीज, यहाँ पे आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये महामंदी का शिकार हो गए। ये क्या हो गए? महामंदी का शिकार हो गए। तो अब हमें भी लगा कि नहीं, आर्थिक समृद्धि जिस मॉडल को अपनाकर की है, हम भी उसी मॉडल को अपनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने सीधा योजना आयोग को अपनाया। इसके पहले क्या हुआ था कि जो हमारे देश में उद्योगपति थे, उन सभी के द्वारा मिलकर एक प्लान बनाया गया था, जिसे कि बॉम्बे प्लान कहा जाता था। कौन सा प्लान? तो बॉम्बे प्लान सरकार ने नहीं बनाया था, ना हमने किसी देश से लिया। बॉम्बे प्लान मतलब क्या? बॉम्बे प्लान मतलब हमारे देश के कुछ जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, जो उद्योगपति थे, इनके द्वारा 1944 में एक जो प्लान है वह बनाया गया। और इसमें कहा बेसिकली ओपन इकोनॉमी हो, मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली बाजार अर्थव्यवस्था को इन्होंने बढ़ावा दिया। खुली बाजार अर्थव्यवस्था हो और इस पर सरकार का जो अनावश्यक हस्तक्षेप है वह ना हो, ठीक है। सरकार का जो भी खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करेगा वो सरकार के हस्तक्षेप का समर्थन कभी भी नहीं करेगा। सो सरकार का हस्तक्षेप जो है वह ना हो, ऐसी बात बॉम्बे प्लान में कही गई।
1944 में एक आर्थिक विकास का जो खाका है, रूपरेखा जो है, वह कुछ जो हमारे टॉप उस वक्त के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने कहा कि ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, और इन्होंने ये कहा कि हाँ, सरकार को उठाने तो बड़े बड़े कदम उठाए निवेश के लिए, लेकिन बाजार को ऐसा ही रहने दे। और आगे देखो, फिर हमने क्या किया, 1950 में 1950 में योजना आयोग का गठन किया, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का हमने गठन किया 1950 में। ठीक है, और यहां पर योजना आयोग का मेन काम, ये देखो, इसके अध्यक्ष पीएम हुआ करते थे क्यों बोला, क्योंकि अब योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया, अब नीति आयोग आ चुका है। कब से आया, आप मुझे डेट बताइए। तो अब यहां पर ये मेन इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि ये बताएगा कि व्हाट पाथ एंड स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट के लिए क्या राह होगी और क्या रणनीति होगी। व्हाट पाथ एंड स्ट्रैटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट, है ना। तो भारत का विकास कैसा होगा ये तय करने की अब अंतिम जो जिम्मेदारी थी फाइनली वह किसको दे दी गई, एक आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का नेचर कैसा है, मतलब ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, वैधानिक संस्था है, क्या है इसका स्टेटस। सो योजना आयोग के पास ये पावर था कि अब वह भारत के विकास के लिए रणनीति अपनाए और सारी चीजों को करे, है ना। इस केंद्रीय संस्था पीएम इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि हमने अब शुरुआत में कैसे कदम उठाए, शुरुआत में हमने आखिर कैसे कदम उठाए। ठीक है, चलिए, अर्ली इनिशिएटिव्स। शुरुआती कदम में आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना और औद्योगिकरण। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो हमने देखा कि सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना, और सीधा साधा विचार था, भारत अब अपनी तरफ से क्या करता था, एक डॉक्यूमेंट बना लिया। और ये डॉक्यूमेंट क्या था, इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि अपकमिंग जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या खर्च करना है, क्या क्या हमारी आमदनी होगी, और ये जो हमें खर्च करना है ये किस चीज में करना है, किस मद में करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली सारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो बनाया जाता था अगले 5 वर्षों के लिए। तो हमारे लिए ये एक अर्ली इनिशिएटिव था। आओ इसको समझते हैं। शुरुआती कदम, फर्स्ट है इसमें, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल चुना। पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर मॉडल था, ये क्या था कि अगले 5 वर्ष के लिए, पंचवर्षीय योजना क्या है, बस 5 साल की योजना। सो आगामी 5 वर्षों के लिए एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज बना लेना। अब चूंकि सरकार बना रही है, खर्च और विकास के लिए बना रही है, तो इस दस्तावेज में किसका विवरण रहता था, हमारी आमदनी कहाँ से होगी, और इन 5 सालों में हम खर्च किन मदों पर करेंगे, हमें किस चैलेंज से निपटना है। ठीक है, अब देखो कि इसमें बेसिकली हमने पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य काम जो किया कि हमने अपने व्ययों को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अगले 5 वर्ष का जो हमें खर्च करना था, इसमें हमने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट काम जो किया वह था केंद्र व राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांट दिया। केंद्र व राज्य सरकार को जो बजट दिया जाता था विकास के लिए, वह राज्य सरकार के जो बजट है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिया। अब ये देखो, ये 2 भाग कौन से हुआ करते थे, एक ऐसे जिसे कि योजनागत व्यय कहा जाता था, अब ये खत्म हो गए हैं, जिसे कि कहा जाता था योजनागत व्यय। ठीक है, और दूसरे ऐसे व्यय होते थे जिसे कि गैर योजनागत व्यय कहा जाता था, गैर योजनागत व्यय। ठीक है, अच्छा देखो, योजनागत व्यय वे व्यय होते थे जो सरकार ने आगामी 5 वर्षों के दस्तावेज में, कि हमें आगामी 5 वर्षों में कृषि में निवेश करना है, या फिर हमें बांध बनाने हैं, या फिर हमें औद्योगिकरण करना है, या फिर हमें गरीबी उन्मूलन करना है, हमें शिक्षा पे काम करना है।
तो जो प्राथमिकताएं अगले 5 वर्षों के लिए तय हुई, उन प्राथमिकताओं पे अगर आप व्यय कर रहे हैं तो उस व्यय को क्या माना जाएगा? योजनागत व्यय, है ना। सो केंद्र व राज्य सरकार के जो बजट थे उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय का मतलब क्या था? तय की प्राथमिकता के अनुसार, तय की गई प्राथमिकता के अनुसार व्यय, ठीक है, उस व्यय को हम योजनागत व्यय कहेंगे। अब देखो 19, मैं कुछ आपको योजनाएं बता देती हूं। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 साल के लिए। तो आप खुद जोड़ लिए 51 से लेके कितना होगा 5 साल, ठीक है। सो 55, 56। अब देखो, अब 50, ये पहली थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956, ये आपका सेकंड प्लान था 56 में। अब हम देखेंगे थर्ड जो है वह 1961, ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब हम देखेंगे बच्चों कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1966 में शुरू होनी थी। 1966 में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह शुरू होनी थी, लेकिन प्रॉब्लम्स आ गई। आर्थिक, हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो आर्थिक संकट है वह आ गया और अब चौथी पंचवर्षीय योजना रुक के शुरू होगी। आर्थिक संकट आ गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय जो योजना है, फोर्थ, ये 1969 में स्टार्ट होगी। 1969 से लेके 74 चलेगी। फिर हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब मैं इसलिए बता रही हूं आपको ताकि मैं इसके उद्देश्य बता सकूं, है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना और लास्ट जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी जिसे कि अंतिम पंचवर्षीय योजना का दर्जा मिला है, वह कौन सी थी? उसके बाद नहीं बनी। फिर नीति आयोग के एजेंडे आ गए। अंतिम पंचवर्षीय योजना, है ना, ये योजना थी बच्चों 12वीं योजना, जिसका समय था 2012 से लेके 2017 तक और इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास। अब सबकी थोड़ी थोड़ी थीम देख ले। सबसे पहले अंतिम पंचवर्षीय योजना की थीम देख लो, ठीक है। तीव्र, अधिक और समावेशी विकास। तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास। पहले ये क्वेश्चन खूब आते थे कि किसकी कौन सी थीम रही। और धारणीय विकास, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद देखो योजना आयोग जो है वह बीते दिन की बात हो गई, इतिहास बन गई। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और अब योजना आयोग की जगह फिर नीति आयोग लाया गया। सो बेसिकली अब जो नीति आयोग है, क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, देख लीजिएगा करंट अफेयर। और इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्या था कि योजना आयोग की जगह अब हम नीति आयोग लेकर आए, तो योजना आयोग की कमियां क्या थी, ये एक मूल्यांकन वाला पार्ट है। यूपीएससी ने कई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। अब देखो जब पहली योजना से हम आते हैं, पहली योजना जो थी बच्चों, इसको हेराल्ड डोमर मॉडल कहा जाता था। हेराल्ड डोमर मॉडल इन्होंने बनाया था, इनका नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये जो मॉडल था बेसिकली पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, बेसिकली इन्होंने इसका प्रारूप बनाया था, है ना। और पहली पंचवर्षीय योजना का हमारा उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास। कृषि, क्योंकि देखो हम अनाज में आत्मनिर्भर होना चाहते थे और बहुत ज़रूरी था कि हम इतना अनाज बेसिकली पैदा कर सके कि भरण पोषण इंडिया का हो जाए, हमें अमेरिका से गेहूं ना मंगवाना पड़े। ये वो दशक था 1940-1950 के दशक में। इतने ज़्यादा कहा जाता है कि बिहार में लोगों को जितनी कैलोरी मिलती थी उसकी जस्ट आधी हो गई और 34% बेसिकली जो मौतें होती थी वह भूख के कारण होने लगी। तो यहाँ पे देखो इस तरह ज़्यादा भूखमरी थी, अकाल था, सूखा पड़ा 1960 के दशक के आसपास। और ऐसे में जो हमारे आर्थिक विकास की नीतियाँ थी वह रखी रह गई बस।
और इसी की तुलना की जाती है कि इसी तरह के जो ये समय इंडिया का था, कुछ ऐसा ही समय चाइना का भी था, सेम स्थिति थी। लेकिन उसके बाद भी चाइना में जो लोग हैं वह ज़्यादा लोगों की संख्या में, चाइना में ज़्यादा लोग जो है वह मारे गए, पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ थी वह लोकतांत्रिक नीतियाँ थी और इसलिए लोकतंत्र एक बेहतर रणनीति होती है। लोकतंत्र इसलिए बेहतर रणनीति होती है क्योंकि इसमें सरकार अकाउंटेबल है, जवाबदेह होती है, जिम्मेदार होती है अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको चुना है कि आप शासन कीजिए, आप नीतियां बनाइए। तो देखो, हेराल्ड डोमर जो मॉडल है ये कहा जाता था, ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, अन्न में आत्मनिर्भर हो जाना, है ना। तो ये पहला था। अब देखो 1956 जब हम दूसरी योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात की। कहा कि देखो, अगर उद्योग बढ़ेंगे तो अपने आप विकास होगा, कृषि और सारी चीज़ें सबको बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिकरण होंगे तो कृषि क्षेत्र के लिए मशीनरी मिलेंगी, औद्योगिकरण होगा तो हम और भी इस तरीके के काम कर पाएंगे जो बेसिकली कृषि और विकास बाकी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। तो दूसरे में हमने क्या किया, औद्योगिकरण जो है इसको प्रोत्साहन दिया और इसका जो मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही तैयार किया था। इन्होंने कहा कि हम भारी उद्योगों को बढ़ावा देंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल, याद रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो 1961 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, इसमें हमने फिर से कृषि की बात की और कृषि के साथ साथ हमने गेहूं उत्पादन की भी बात की। देखो 1960 का दशक है, मतलब कौन सा दशक है, हरित क्रांति का समय है ना, हरित क्रांति का समय है 1960 का दशक, जब उत्पादन में बहुत तीव्र वृद्धि के लिए जो प्रयास हैं वह किए गए थे। चौथी जो योजना है, ठीक है, चौथी योजना को कहा जाता है गाडगिल मॉडल। चौथी योजना को क्या कहा जाता है, गाडगिल महोदय ने तैयार किया था तो हमने इसको क्या कह दिया, गाडगिल मॉडल कह दिया, ठीक है। पांचवी योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना, गरीबी उन्मूलन। तो ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे गरीबों का विकास हो सके और वो सक्षम हो सके, ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं थी, जो थी नहीं थी वो मैंने आपको कुछ बता दिया। और इसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना, और अब इसके बाद आ गया नीति आयोग। नीति आयोग अब ये देखेगा कि किस तरीके से हमें किस विकास की जरूरत है। बेसिकली देखो, योजना आयोग और नीति आयोग में जो ये हो गया, इतना समझ में आ गया कि हमने शुरुआती कदम क्या अपनाए, है ना। थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो बुक में नहीं है लेकिन हमें पढ़ना है, कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, हिस्ट्री हो गया, और नीति आयोग, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर ऐसा क्या था, ये क्यों हुआ। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम योजना आयोग पे लगाया जाता था वो ये था, ठीक है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो योजना आयोग पे लगाया जाता था कि इसमें जो नीतियां बनती हैं वह वास्तविक नहीं होती। नीतियां जो बनती हैं वह वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए नहीं बनती, क्योंकि दिल्ली में एसी कमरे में बैठकर मंत्रालयों में नीतियां बनाई जाती हैं उस गांव के लिए जहां पे पानी, पीने के पानी की कमी थी और वह शिक्षा भेजता है। तब यहाँ पर यह कहा जाता है कि नीति जो है, नीतियां जो बनी, वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि जानते हो योजना आयोग का जो मॉडल था उसमें कुछ इस तरह से, जो हम ये कहें कि एक क्रम था आदेशों का, निर्देशों का, ऊपर से लेके नीचे की ओर था। मतलब बाकी आपको ये पता ही नहीं था कि जमीनी हकीकत जो है वह क्या है। और देखो, नीति आयोग की यही एक अपॉर्चुनिटी रही कि इसने क्या किया कि जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम थी यहाँ से सॉल्यूशन मांगा। तो यहाँ पर जो शक्तियों और जो सुझाव का स्रोत है वह नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की रहता है। और नीति आयोग का कॉन्सेप्ट क्या है, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग लाया गया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब किसी एक प्रॉब्लम को, है ना, कोई एक जो प्रॉब्लम है उसको सभी
स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह मिलकर उसको सॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो देखो इसलिए जो है बच्चों वह नीति आयोग आया। अब देखो आपको करना क्या है, योजना आयोग की संरचना जो है वह छोड़ देना, ये मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क दे रही हूं। आपको नीति आयोग की संरचना क्या है, ठीक है, मतलब इसमें संरचना मतलब अध्यक्ष, सदस्य कौन कौन होंगे, सदस्य में भी मनोनीत और पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होंगे, सचिव, महासचिव है नहीं है ना, इसके कार्य क्या हैं, कार्य के साथ साथ आप पढ़ लेना कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और नीति आयोग की जो विकास की रणनीति है, बेसिकली विकास के लिए क्या एजेंडा बनाया है। तो नीति आयोग ने क्या किया, फ्रेमवर्क तैयार किए विकास के लिए, फ्रेमवर्क। नीति आयोग ने कैसे एजेंडे बनाए, 7 वर्ष, 15 वर्ष, तो इस तरीके से जो एजेंडे है वह बनाए गए कि अब हमें 5 या 7 वर्ष में जो है वह क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको योजना आयोग और जो नीति आयोग है ये पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब जहाँ पर जो जिसका बेसिक मिल गया और इसका ये एडवांस है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना ही है। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको करते जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण नियोजन की। अच्छा चलो देखो इसको, देखो जरा, ये कहा जाता था, ये योजना आयोग है, ठीक है, ये योजना आयोग है, और जिस चीज को इसे क्रॉस करना है, ठीक है, ये विलेज की रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये विलेज की रियलिटी है, ये वास्तविकता है, और आप सोच रहे हो कि आप इसे जो है वह क्रॉस कर ले जाओगे ठीक तरीके से। तो यहाँ पे ये देखो, जिस तरीके से आपने देखा है कि ये जिससे ये पार करना चाह रहा है, ये जो डंडा है वह कितना टूटा हुआ है, जगह जगह बंधा हुआ है, तो बेसिकली ये कमजोर नीतियों को बता रहा है। ठीक है, और योजना आयोग, मान लीजिए ये व्यक्ति जो है, इसकी तुलना अगर हम योजना आयोग से करें तो ये खुद देखिए इसमें कितनी ज्यादा जो पट्टियां है वह बंधी हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से योजना आयोग की संरचना और योजना आयोग की जो नीति है किस तरीके से सेंट्रलाइज है, किस तरीके से जो नीतियां वह वास्तविकताओं से बहुत दूर है, वास्तविकता कुछ और है और नीतियां जो है वह कुछ और बन रही हैं, और इसलिए विकास नहीं हो रहा है, ऐसा ये एक था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वह कुछ इस तरीके से आया था। चलिए अब हम बात करेंगे ठीक है, देखो प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो पहली योजना में जैसे कि 15% जो है वह कृषि को और सामुदायिक विकास को राशि दी गई थी, और वहीं दूसरे में दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे कम कर दिया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और जो बाढ़ है इसे वेटेज ज्यादा दिया गया था। ठीक है, और उद्योग खनन को देखो वेटेज कितना दिया है, 7%। और वहीं जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनन का जो वेटेज है वह कितना था, लगभग 18.5% है ना, 18.5%। मतलब ये वेटेज देखो कितना है कि अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को महत्व दिया था और हमने 15% जो व्यय है वह कृषि पर किया, कृषि के विकास पर किया, और यहाँ उद्योगों पर 18, लगभग 19% के आसपास का जो व्यय है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, देखो परिवहन और संचार के लिए 28%। अब देखो आप सोचोगे कि परिवहन और संचार के लिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि और सामुदायिक विकास के लिए 15% था, और परिवहन और संचार की व्यवस्था तो यहां भी की गई थी, लगभग खासा व्यय किया गया था, 30% आवंटन जो है वह किया गया था। क्योंकि कृषि में आप कैसे करोगे, अगर आप चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह फसलें, अनाज, सारी चीजें विक्रय होने के लिए पहुंचे, जो किसान है वह ठीक तरीके से उन तक बाकी सुविधाएं, बीज और खाद इन सब पहुंचे, तब उसके लिए रोड जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें। अब ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा ध्यान दिया, दूसरे में कम, और लास्ट हम देखेंगे सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ज्यादा व्यवस्थाएं की गई थी, द्वितीय में थोड़ा सा कम की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये विकास की कुछ मदें थी जो पहली और दूसरी योजना में थी। अब एक और हम प्लान पढ़ते हैं, विकेंद्रीकृत नियोजन। देखो विकेंद्रीकरण नियोजन विकेंद्रित
विकेंद्रित नियोजन, देखो बच्चों ये जो मॉडल है ना विकेंद्रित नियोजन, ये मॉडल अपनाया था केरल गवर्नमेंट ने। और यहां पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, केरल सरकार के द्वारा एक अलग ही मॉडल अपनाया और इसमें कहा शिक्षा। आपको पता होगा कि केरल जो राज्य है 100% यहाँ पर लिटरेसी रेट है, 100% यहाँ पर लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। ठीक है, यहाँ का स्वास्थ्य अच्छा है। अगर हम वर्तमान आंकड़े देखें तो जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है यहाँ पे कम है, कंपैरेटिव अदर स्टेट मातृ मृत्यु दर जो है ये कम है। ठीक है, तो केरल ने कौन सा मॉडल अपनाया, शिक्षा स्वास्थ्य है। ठीक है, और इसके अलावा भूमि सुधार है, शिक्षा स्वास्थ्य भूमि सुधार, खाद्य वितरण पीडीएस और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, इसके अलावा और भी जो बाकी चीज़ें हो सकती थी जो ज़मीनी स्तर के लिए बहुत ज़रूरी थी, इन सभी के लिए बजट में अलग से हिस्सा तय किया गया। और दूसरी बात ये था विकेंद्रित नियोजन इसलिए कहा क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने जो नीतियां बनाई ना, ये नीतियां अकेले से नहीं बना ली थी कि राज्य सरकार ने बना ली, बल्कि निम्न स्तर की अगर हम बात करें तो जो पंचायत थी, जो तालुके थे, जो खंड थे, जो जिले थे, इन सभी से नीतियां पूछकर ऊपर की तरफ जो है वह बनाई गई। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडल था ना, ये ऐसा मॉडल था जिसे कि हम एक विकेंद्रित नियोजन का जो मॉडल है वह कह सकते हैं, ये नीतियां केरला गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं और हम कुछ विवाद, देखो यहां तक आप देखेंगे कि औद्योगिकरण तक ही केवल औद्योगिकरण तक ही न्यू एनसीईआरटीज में है, पर थोड़े से जो की पॉइंट्स है वह हम आगे भी पढ़ लेते जो पहले वाले एनसीईआरटी में थे। आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे मेंस के आंसर लिखने के लिए स्पेशली। ठीक है, चलो आओ देखो की कंट्रोवर्सी क्या थी। अच्छा चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है विकास का तात्पर्य जीवन स्तर और औद्योगिक उत्पादन के आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जीवन स्तर और औद्योगिक उत्पादन को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण, कृषि के विकास का कार्य किया। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह सही है। देखो जब हम बात करेंगे कि हमने स्वतंत्रता जब हम स्वतंत्र हुए, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, हम उससे आगे आ गए और उसके बाद एकीकरण हो गया। ठीक है, एकीकरण चैप्टर 1 में जो हमने कुछ चुनौतियों की बात की थी। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें गरीबी दूर करना और आर्थिक विकास हमारा लक्ष्य था। गरीबी को दूर करना और आर्थिक विकास, है ना। तो सरकार ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर का जो सोशलिस्ट मॉडल है, इससे आगे जाकर क्या अपनाया, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। ठीक है, और ये जो मॉडल अपनाया यूएसएसआर से प्रभावित होकर वह क्या था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। योजना आयोग का मेन काम था वह स्ट्रैटेजी तय करेगा, क्या रणनीति होगी डेवलपमेंट की, कैसे होगी, ये बात तय करेगा। फिर अब हम देखेंगे कि बाद में प्लानिंग कमीशन के बाद में अब ये काम जो है वह नीति आयोग करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग जो है वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो प्लानिंग कमीशन और इनके बीच का जो डिफरेंस है ये आपको पढ़ लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत जीवन की बुनियादी जरूरत यानी उन्नत शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल, तकनीकी कौशल प्रदान करने की योजना के लिए यूएसएसआर से प्रेरित था, यानी सोवियत संघ, है ना। यूएसएसआर राज्यों को औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेशों में प्रमुख पहल करने के लिए 1944 में बॉम्बे प्लान का मसौदा तैयार किया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे और बॉम्बे प्लान जो है वह कितना सफल रहा। अब कुछ विवादों की हम बात करते हैं और इन विवादों की चर्चा जो है न्यू एनसीईआरटी में नहीं की गई, बट हम एक बार कर देते हैं। देखो बच्चों, दो विवाद जो है वे प्रमुख रूप से थे। एक तो ये विवाद था कि कृषि को बढ़ावा देंगे या उद्योगों को बढ़ावा देंगे। कुछ लोगों का कहना है, चौधरी चरण सिंह का ये कहना है कि अगर शहरी तबका जो है उसका विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है बेसिकली गरीबों की कीमत पर, ग्रामीणों की कीमत पर। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस मात्रा में आप जो संसाधन है, ठीक है, ये जो संसाधनों की अगर आपके पास संसाधन कम है तो आप कृषि को बढ़ावा देंगे, संसाधन कृषि में डालेंगे, या फिर आप ये जो संसाधन है वे उद्योग में लगाएंगे। और अगर आप
जिस मात्रा में आप उद्योग में संसाधन लगा रहे हैं उस मात्रा में जो कृषि और ग्रामीण तबका है वह पीछे रह जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कृषि बनाम उद्योग, आज भी हम इस चीज को देखें कि कृषि को क्या सरकार प्राथमिकता दे रही, बजट में अलग से योजनाएं और सारी चीजें क्यों हैं कृषि के लिए, क्यों गवर्नमेंट जो है वह अलग से इस चीज को बताती है। क्योंकि भारत, अगर आज भी हम ये कहेंगे कृषि प्रधान देश है, भले लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें अब कम हो रही हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है, उनकी आजीविका एग्रीकल्चर से ही चल रही है। तो ऐसे में सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। तो कृषि को बढ़ावा दे या उद्योगों को बढ़ावा दे, ये एक डिबेट जो है वह बहुत बड़ी थी कि संसाधन जो है वह किस में लगाए जाए। और इसमें यह कहा गया कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट आपका जो 5 ईयर प्लान था, आपने इसमें कृषि की बात की लेकिन कृषि को कम संसाधन दिए। आपको ये करना था कि जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें भी आप कृषि को ही बढ़ावा देते, इसमें आपने कृषि को बढ़ावा नहीं दिया, है ना। आपने कृषि को बढ़ावा देना था पर आपने कृषि को बढ़ावा नहीं दिया, आपने उद्योगों को बढ़ावा दिया। और कहीं ना कहीं कृषि का जो नुकसान है वह हुआ, क्योंकि जिस 5 साल के लिए आपने पहली नीति बनाई थी सफिशिएंट नहीं था वो समय कि कृषि का विकास हो जाता है। क्योंकि गरीबी हमारे यहाँ उस वक्त इतनी ज्यादा थी, भुखमरी इतनी ज्यादा थी, सूखा पड़ रहा था, है ना, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वह उस समय थी। तो चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा कि शहरी व औद्योगिक तबका समृद्ध हो रहा है और कीमत जो है वह गांव वाला व्यक्ति बेचारा चुका रहा है। अब देखो, दूसरी बात ये थी बच्चों, निजी बनाम सार्वजनिक, है ना, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ये इसका सेकंड था। अब देखो, निजी मतलब आप पूंजीवाद को बढ़ावा दें। निजी मतलब क्या था कि आप पूंजीवाद को बढ़ावा दें, कैपिटलिस्ट, ठीक है, आप इसको कैपिटलिज्म को बढ़ावा दें। और दूसरी बात इसमें यह कही जाती थी कि जब हम सार्वजनिक की बात करें तब आप किसको बढ़ावा दें, आप क्या समाजवादी व्यवस्था को बढ़ा दें। अच्छा, बेसिकली ये बताओ, हमने किस प्रकृति को अपनाया, हमने अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या था मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब था, देखो, निजी की अगर हम बात करें तो जो कैपिटलिज्म है ये कहता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो, संसाधन अपने अनुसार चले, है ना, सरकार नीतियां और बाकी सारी चीजें करे पर बाजार को मुक्त छोड़ दे, खुला छोड़ दे, प्रतिस्पर्धा के आधार पर आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा, रोजगार मिलेंगे। तो सरकार का जो नियंत्रण है उसके कम करने की बात करती है। और भाई जो समाजवाद है ये निजी के लिए ऑप्शन खत्म कर देता है कि पर्सनल जो पूंजी है वह नहीं होगी, सब कुछ सरकार का होगा। हमारे लिए देखो बीच की व्यवस्था थी, क्योंकि ना तो उस वक्त सरकार इतनी सक्षम थी, ठीक है, ना तो उस वक्त सरकार इतनी सक्षम थी, ना ही इतने पूंजीवादी लोग थे कि हमारे कोई भी एक इकोनॉमी का जो मॉडल है वह सक्सेस हो जाता। हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया और हमने इसमें सरकार व निजी दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। सरकार प्लस निजी दोनों क्षेत्रों को क्या दिया, हमने बढ़ावा दिया, किसी भी एक क्षेत्र को पीछे नहीं किया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हमने अपनाया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 2 स्टेटमेंट हैं। स्थापना 1950 में एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आपको बताना है कि योजना आयोग का नेचर क्या है। एक हिंट आपको देती हूँ कि जो योजना आयोग का नेचर था वही नीति आयोग का नेचर है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 में शुरू हुई, अर्थशास्त्री KN के द्वारा तैयार किया गया था और इसका लक्ष्य था बांधों, सिंचाई में निवेश, भूमि सुधार और राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना। आंसर करेंगे आप इसका, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो इसके मुख्य विवाद थे। अब हम कुछ परिणामों की बात कर ले कि आखिर इसके जो परिणाम है वह क्या हुए, है ना। शुरुआत में हमने जिन योजनाओं को अपनाया उसके परिणाम क्या थे, आउटकम्स क्या थे, मेजर आउटकम्स, मुख्य परिणाम आखिर क्या थे। तो देखो, शुरुआत की जो पंचवर्षीय योजना थी, इन्होंने आगे का आर्थिक विकास हो सके इसके लिए एक आधार दिया। आर्थिक विकास हेतु क्या दिया, बुनियाद दी, एक आधार दिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो बुनियादी संरचना थी, आधारिक संरचना थी, है ना, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें बनी आर्थिक विकास को। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है भूमि सुधार किए गए, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार किया गया, ठीक है। भूमि सुधार ज़रूरत थी इस वक्त की, सरकार ने इस पर जोर दिया
और जो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन किया। जो जमींदारी प्रथा है, जमींदारी जो प्रथा है उसका क्या किया, उन्मूलन किया, है ना। ये इसलिए कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो भूमि का विवाद था, ये जो भूमि का सारी चीज़ें जो है वह बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी अंग्रेज़ों के समय में। पूरा जो है वह चेंज हो चुका था क्योंकि अंग्रेज़ों ने गांव जो हमारे आत्मनिर्भर थे उस पर कब्जा किया और क्या किया, किसान जो थे उनको काश्तकार बना दिया। किसान जो है वह अपनी ही ज़मीन पर एक तरीके से मजदूरी करने लगे थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि उन्होंने महाजनों से और बाकियों से जो कर्ज लिया था वो उस ऋण दुष्चक्र में ऐसे फंस गए थे कि अब उन्हें अपनी जो ज़मीन है वह उनको देना पड़ गया था। और ऐसे में हो सकता है एक ज़मींदार के पास 100 गाँव हो और किसान जो है वह अपने ही खेत में मजदूरी कर रहा है। इस अनुपात को सुधारना बहुत ज़रूरी था और इसलिए सरकार ने क्या किया, भूमि सुधार। तो पॉलिटी में ही हमने कुछ आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं संपत्ति के अधिकार को, कि इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा विवाद बना न्यायपालिका और सरकार के बीच में। न्यायपालिका कहती थी कि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए आप इसको डाउन नहीं कर सकते, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन सरकार का ये कहना था कि ज़रूरी है ताकि हम एक तरीके से समतावादी समाज और हम आर्थिक विकास को ठीक कर सके, हम जिम्मेदारी उन्मूलन कर सके। तो बेसिकली ये ज़रूरी था, है ना, समतावादी समाज की स्थापना के लिए ज़रूरी था ऐसा करना। तो न्यायपालिका ने क्या किया कि उसको बेसिक स्ट्रक्चर से हटा दिया। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संविधान, हम ये कह सकते हैं कि संविधान का एक ऐसा भाग है जिसे अगर आप हटाओगे संविधान नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और आप उसको नहीं हटा सकते। इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, इसे समय समय पर न्यायपालिका ने परिभाषित किया, है ना। जैसे कि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामला, ये सब हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि जब भूमि सुधार के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, अब जमींदारी प्रथा में क्या था कि आपके पास संपत्ति थी, संपत्ति को डाउन करना था। तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक बड़ा विवाद रहा। तो शुरुआत का जो हम कह सकते हैं कि ये जो योजनाएं और सारी चीज़ें बनी, कृषि को बढ़ावा दिया, कभी उद्योगों को बढ़ावा दिया और इस तरीके से भूमि सुधार के जो प्रयास है वह किए गए। ठीक है, इस समय में हम देखेंगे कि चाहे हरित क्रांति है 1960 के दशक में, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जब कृषि के लिए कुछ उपचारित बीज और सिंचाई की व्यवस्था की गई। और हरित क्रांति में बेसिकली उन किसानों को बढ़ावा दिया जिनके पास, जो पहले से थोड़े बहुत समृद्ध थे, क्योंकि उनको आगे करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऐसा छांटते हैं कि उन बच्चों को जिन्होंने प्रीलिम्स कभी ना कभी पास किया है या फिर मेंस दिया है यूपीएससी का, उनको पढ़ाना, उनको समझाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा कंपैरेटिव उस स्टूडेंट के जो कि केवल 12th पास आउट है या केवल ग्रेजुएशन किया पर उसको समझ नहीं है यूपीएससी के एग्जामिनेशन की। तो ज्यादा मेहनत किसकी संभावना है कि मेहनत किस बच्चे पर की जाए तो वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम देखेंगे कि हरित क्रांति का बेसिकली एक दोष माना जाता है, एक ड्रॉबैक माना गया था इस बात को लेकर कि जो समृद्ध किसान थे आपने उन्हें ही सहारा दिया। आप पंजाब और हरियाणा के किसान देख लो, सबसे ज्यादा रैपर आपको उधर ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो वहां हम देखेंगे कि हरित क्रांति के बेसिकली दो आप एक तरीके से ड्रॉबैक देख सकते हैं कि हरित क्रांति का एक तो पूरे क्षेत्र पर, भारत के पूरे क्षेत्र पर प्रभाव नहीं था, अमीर और गरीब किसानों के बीच का अंतर बढ़ा दिया। और दूसरा ये कहा जाता है कि सभी फसलों पर इसने ठीक प्रभाव नहीं छोड़ा। तो हरित क्रांति उस दौर में होती है और मुख्य रूप से दो फसलों पर, जैसे कि गेहूं और चावल, इन दोनों पर ज्यादा जोर दिया गया, बाकी जो फसलें उन सभी को छोड़ दिया गया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो शुरुआती समय था 1950 से 60 का जो दशक था, हमने जिस विकास की रणनीति को बढ़ावा दिया, आगे जब हम सक्षम होने की दिशा में थे, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण करने में हम अब सक्षम हो गए थे। हमें अब अमेरिका से अनाज मांगने की ज़रूरत नहीं रही थी, है ना। तो इस तरीके से जो शुरुआत में सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई, उन नीतियों का ही कहीं ना कहीं असर था कि अब हम आर्थिक विकास की राह पर बेसिकली आ गए थे। तो शुरुआत में चैलेंज थे, है ना। जब हम खाद्य संकट की बात करेंगे कि 1940-50 में खाद्य संकट था। देखो, अगर हम 1940-50 की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय खाद्य संकट था भारत में। अगर हम 1960 के दशक की बात करेंगे तो 1960 के दशक में, 60-66 के दशक की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा और ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, विदेशी मुद्रा का संकट आ गया था। विदेशी मुद्रा जो भंडार है अभी तो भरे ही नहीं थे ठीक से, खाली होने लगे।
विदेशी मुद्रा जो भंडार है ये कमी, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी। इस समय सरकार ने अब कैसी कैसी नीतियां अपनाई होंगी कि आर्थिक विकास जो है वह चलता रहा। ठीक है, तो बच्चों ये था। अब देखो, अब तक हम समझ चुके हैं शुरुआत के 3 चैप्टर्स में कि देश ने चुनौतियों से कैसे निपटा। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व, और तीसरा चैप्टर हमने विकास को कैसे अपनाया। समझ में आया कि हमने विकास को कैसे अपनाया, विकास का जो कॉन्सेप्ट था वह था क्या। राजनीतिक टकराव हुए, विकास की धारणाएं हुई, हमने नियोजन को अपनाया। यूएसएसआर से हम डीपली एक तरह से मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे कि नहीं हम इसी मॉडल को अपनाना है। फिर देखो, हमने अर्ली इनिशिएटिव्स के नाम पर प्रथम पंचवर्षीय योजना या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, और यहाँ से एक मैटर उठता है कृषि बनाम उद्योग का, है ना, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर आपने कृषि को बढ़ावा दिया, आप दूसरी में भी थोड़ा सा कृषि को ही बढ़ावा देंगे, उद्योग को नहीं देते, तो जो ग्रामीण लोग हैं उनके जो हित है वह नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते। विवाद और परिणाम में हमने देखा, विवाद क्या थे कि कृषि को बढ़ावा दे, उद्योग को, निजी और सार्वजनिक को बढ़ावा दे। अंततः तय तो यही हुआ कि फाइनली अगर आपने डेमोक्रेटिक कंट्री अपनाया है, शुरुआत में ही अगर आपने लोकतांत्रिक मूल्य को अपनाया है, अंततः लोगों के विकास की जिम्मेदारी, समानता को स्थापित करने की जिम्मेदारी, आर्थिक विकास, वंचनाओं को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, है ना, वंचितों की जो स्थिति उसको सुधार की अंतिम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, सरकार की होगी, निजी क्षेत्र की नहीं होगी। सरकार ऐसी नीतियां बनाए, सरकार अपने कंट्रोल में ले, ये ऐसा माना गया, है ना। और इसमें हमने देखा कि भूमि सुधार हुए, बुनियाद बनी, है ना, हरित क्रांति की बात की गई है पर नए तरीके से नहीं की गई। जो नया फॉर्मेट आया है, नया 23 का रिवाइज एडिशन है, उसमें ये सारी बातें नहीं मानी गई। हमने बात की, इस बात की कि आर्थिक विकास की संभावना थी उड़ीसा में, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, लोग अलग अलग तरीके से विकास कर रहे थे। तब ऐसे में एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर उड़ीसा को जो है वह कैसा विकास चाहिए, और हम इस विकास का सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं कि हम एक टीम बना लें, अर्थशास्त्री, खनन पर्यावरणविद, वो एक हमें एक सॉल्यूशन दे दे, और फाइनली उसको मानने ना मानने, लागू करने ना करने का जो दायित्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पर हो, है ना, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। तो इस तरह के हमें विकास की जरूरत थी। भारत को कैसा विकास चाहिए, और भारत की दृष्टि में जो विकास था ये कैसा था, ये ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस का विकास था। ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस, ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस इक्वल टू हम देखेंगे। ठीक है, तो और साथ ही हमने देखा कि वामपंथ और दक्षिणपंथ दो ऐसी विचारधाराएं थी। वामपंथ कहता है कि गरीबों का ख्याल रखो, और जब हम राइट विंग या दक्षिणपंथ की बात कर रही है, ये कहता है बाजार को मुक्त छोड़ दो। फिर हमने विकास का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हम पश्चिमी, विकास का मतलब है पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश में विकास का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, तो हम भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को फॉलो ही तो कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि आधुनिक जो देश है ना, वो क्या क्या अपनाते हैं। मॉडर्नाइजेशन की जो परिभाषा है वह लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, तर्क बुद्धि है, और साथ साथ में भौतिक प्रगति है। ये सारी चीज़ें हमने आर्थिक विकास के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को अपना लिया। ठीक है, और आर्थिक विकास के मॉडल की बात करेंगे तो जो 2 मॉडल थे, एक तो पूंजीवाद था, दूसरा समाजवाद था। हम प्रभावित थे यूएसएसआर से, और जिस तरीके से यूएसएसआर में योजनाएं बनाई जाती थी उसी तरह की जो योजनाएं हैं वह हमने भी बनाना शुरू किया, और हम प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लेके आए। ठीक है, लेकिन उसके पहले बॉम्बे प्लान भी याद रखना। तो शुरुआती कदम हमने देख लिया। ठीक है, फर्स्ट प्लान हेराल्ड डोमर मॉडल, सेकंड को महालनोबिस मॉडल, फोर्थ की बात करेंगे तो गाडगिल योजना इसको कहा जाता है। ठीक है, और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी। इसके बाद नीति आयोग, हमने नीति आयोग और योजना आयोग की बात कर ली। आपको जो होमवर्क दिया है ये करना है, होमवर्क जो दिया है ये करना है, याद रखना नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, नीति आयोग जो भी इंडेक्स जारी करता है, जो भी रिपोर्ट जारी करता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी पे पूछ चुका है इंडेक्स पे और रिपोर्ट पे, सो प्लीज़ एक लिस्ट बना लें और तैयार कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा आर्थिक विकास को लेकर। देखो, बेसिकली ये जो बुक है ना, ये आपकी समझ बना देगी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वह आई। अब चौथा आपका है कि भारत में 4 चैप्टर है कि भारत ने अपने विदेशी संबंध जो है वह किन नीतियों के आधार पर तय किए। तो अब तक 3 बातों को हम समझ चुके हैं ना। अब जो 4th चैप्टर है वह आपको चौथा एक पॉइंट बताएगा, एक डायमेंशन बताएगा कि इन सभी सर्कमस्टांसेस में, इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में आखिर हमने अपनी विदेश नीति और पूरे, जब एक
देखो कई तरीके से चैलेंजेस थे, क्योंकि खुद को भी सक्षम बनाना है, दूसरे को भी जो सक्षम है वह हम है ये दिखाना है। विश्व स्तर पर कैसे हम विश्व गुरु बनने की राह पर थे और किस तरीके हमने नीतियां अपनाई, उसकी बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। थैंक यू सो मच।